क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 9 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो हमारा है, मेन चैनल जो है फ्री में, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारे यूपीएससी के लिए जो है पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप लोग बात कर सकते हैं। आज के जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे, जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। पहला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। देखिए, EOS-02 सैटेलाइट, EOS का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ को देखता है, तो अब इंडिया की है तो इंडिया को देख रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर जो इस तरीके की सैटेलाइट होती हैं वो जियो स्टेशनरी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही लोकेशन पे फोकस करती हैं। अभी जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि EOS-2 को हम लोग लॉन्च करेंगे सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022, ठीक। तो पहला क्वार्टर हो गया अप्रैल मई जून, फिर जुलाई अगस्त और सितंबर में जो है ये लॉन्च किया जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेटेलाइट होगा, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी है उसको, सेटेलाइट को भेज के उस टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और इसका जो अनुप्रयोग होगा, यानी कि एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में होगा, वानिकी, जियोलॉजी, आपका हाइड्रोलॉजी, मिनिचराइज्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब होगा। और ये पेलोड बनेगा आपका SSLV-1 का, ठीक। और कई सारे जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स हैं भारत की, जैसे कि अलग अलग 6 हैं टोटल। उसमें अलग अलग क्या है, किससे संबंधित हैं, ये चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, हो सकता है पूछ ले। जैसे 6 वाला जो है वो ओशियन से संबंधित है, ठीक है ना। ओशियन रिलेटेड सर्विसेज, फिशिंग जोन कहाँ पर है, ठीक है ना, ओशियन और फोरकास्ट, ये सब चीज़ें ओशियन संबंधित होगा। EOS-1 जो है वो आपका किसके लिए है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए। EOS-2 के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है। EOS-3 जो है ये पहला एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट है, मतलब कि ऑब्जर्वेशन जो है एजाइल में थोड़ा सा तेजी से जो है ये चेंज कर सकता है अपना, फुर्ती से जो है देखने की जगह जो है, मतलब मान लीजिए यहाँ एक लोकेशन को देख रहा तो यहाँ पे देखने लगेगा। और इसका उपयोग जो है हम लोग करेंगे रियल टाइम इमेजिंग के लिए, क्विक मॉनिटरिंग, नेचुरल डिजास्टर को होने वाला तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, तभी क्योंकि तेज़ी से मान लीजिए कोई साइक्लोन आ रहा है तो उसको हमें तेज़ी से चेक करना है, ठीक है, देखना है कि कहाँ किस तरफ बढ़ रहा है, ताकि हम फोरकास्ट अच्छा दे सके। तो उसके लिए ये फर्स्ट एजाइल अर्थ ऑब्जर्वेशन है, पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है EOS-3। EOS-4 जो है आपका राडार इमेजिंग सेटेलाइट है और हाई क्वालिटी जो है इमेजेस करता है ऑल वेदर कंडीशंस में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, क्लाउडी हो, रेनी हो, जैसा भी है, ठीक। फ्लड मैपिंग ये सब भी करता है। EOS-5 जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, जैसे मैंने आप लोग बताया, भूस्थिर कक्षा में रखा जाएगा, ठीक। ये कक्षा कितनी दूर होती है भारत, मतलब अर्थ से 35,786 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट। वैसे तो इस 36,000 किलोमीटर बोल देते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है। इंडियन टेंट टर्टल, टेंट इसलिए बोला आ रहा है, देखो ये टर्टल को देखोगे आप तो ये टेंट जैसा बनाता है ऊपर, ठीक है, तो इसलिए इसको इंडियन टेंट बोला जा रहा है। और ये भारत में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला, उसमें कई सारी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के पार्ट 2 को जो है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये अनुसूची 1 का जानवर है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अनुसूची 1 में आता है इंडियन टेंट टर्टल। IUCN की जो अगर देखा जाए तो लीस्ट कंसर्न है, मतलब कि कोई चिंता की बात नहीं है, मतलब ठीक ठाक इसकी तादाद है। और साइट्स जो होता है आपका, एक कन्वेंशन है जिसमें ट्रेड, जो भी इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं उनकी ट्रेड के ऊपर जो है रेगुलेशन किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो वो उसके परिशिष्ट सेकंड में, यानी कि अपेंडिक्स 2 में आता है ये, ठीक। और नर्मदा रिवर में जो है इलीगल माइनिंग होने से जो है इंडियन टेंट टर्टल को कोई भी, उसके विलुप्त होने की कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा रिपोर्ट में भी बताया गया है। और इसका जो है अभी ये इसका जो साइंटिफिक नेम है, याद कर लीजिए, हो सकता है पूछ ले, यूपीएससी में पूछ लेता है इस तरीके से। पंक्शूरा टेंटोरिया, ये इसका नाम है इंडियन टेंट टर्टल का। एक बार आपने पढ़ा होगा तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे। और ये फैमिली होती है जियोमेडिडाई जो है उसका होता है। इंडिया और बांग्लादेश में ये एंडेमिक यानी कि स्थानिक है, यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है ना।
और मतलब बाकी जगह नहीं, यहाँ पे पाया जाता है इन्हीं 2 जगहों में। फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की नदियों और जो है स्वैम्प यानी कि दलदल क्षेत्र में ये मिलता है इंडियन टेंट टर्टल। ठीक, साइट्स मैंने आप लोग बताया ट्रेड से संबंधित है। इसी तरीके से कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, उनसे संबंधित एक कन्वेंशन है। एक CBD है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक, जिसमें नगोया जो है प्रोटोकॉल, आईची टारगेट्स, ये सब आता है ना। तो ये जो है एनवायरनमेंट से संबंधित जो ये कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। शंकर एस की बुक में अच्छे से दे रखा है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, एक जगह दे रखा है, बढ़िया है। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित जो है अगला टॉपिक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अभी देखो क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। $139 पर बैरल हो गया मार्च में, 14 साल का सबसे ऊंचा लेवल है ये। तो भारत के पास में स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं, ठीक है ना। तो उसने कुछ केव्स में जो है क्रूड ऑयल जो है स्टोर कर रखा है, जब कभी इस तरीके की सिचुएशन हो या फिर हमें क्रूड ऑयल ना मिल रहा हो, यानी कि सप्लाई किसी तरीके से कम हो रही हो और प्राइस बढ़ रहा हो, तो प्राइस को कम करने के लिए, सप्लाई को बनाए रखने के लिए हम उन स्ट्रेटजिक रिजर्व्स का जो है उपयोग करते हैं। पार्डुर में है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन कौन सी जगह पे है ये, ठीक, 3-4 जगह हैं। और अभी इंडिया ने वेलकम किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो डिसीजन है कि भाई साहब वो क्रूड ऑयल 120 मिलियन बैरल जो है रिलीज कर सकता है स्ट्रेटेजिक रिजर्व से, और साथ ही साथ यूएस के द्वारा भी जो है क्रूड ऑयल 180 मिलियन बैरल जो है रिलीज किया जा रहा है उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व से। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेन चीज़ ये है, पहली बात तो ये बता दूं, ये यूएनओ की संस्था नहीं है, यानी कि आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की संस्था नहीं है। ये एक स्वायत्त यानी कि ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, और ये OECD, ठीक है ना, OECD जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक। तो उसका जो है ये एक उसी के अंतर्गत ये बनाया गया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और ये पेरिस में बेस्ड है, ठीक, यूएनओ का नहीं है, ध्यान रखना। और 1973 का जो ऑयल क्राइसिस हुआ था, कुवैत के ऊपर इराक का हमला हो गया था, वो सारी चीज़ें हैं। तो उस समय मेन चीज़ का काम क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी को बनाए रखना, जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की, सबको जो है बनाए रखना। तो ये तब 1974 में बनाया गया था, ठीक, ऑयल क्राइसिस की वजह से। और फिर बाद पहले तो इसका यही था कि जो फिजिकल डिस्क्रिप्शन हो रहा है सप्लाई अप्लाई में ऑयल में, उसको बनाए रखो, और बाकी जो है काफ़ी इसके पास सांख्यिकी रहता है, स्टैटिस्टिक्स रहता है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में और एनर्जी और भी जो अदर एनर्जी सेक्टर उन सब में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये लोगों के साथ शेयर करता है। इसकी जो मेंबरशिप है, ध्यान रखना, भारत इसका मेंबर नहीं है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भारत मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है या क्या है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अभी 2022 में लिथुआनिया जो एक जो है आपका एस्टोनिया आपका के बगल में पाया जाता है, बाल्टिक कंट्री है लिथुआनिया, उसने ज्वाइन किया है लेटेस्ट इसको, और 31 मेंबर हैं सिर्फ इसके, ठीक। यहाँ सिर्फ OECD के ही मेंबर स्टेट जो है इसके मेंबर बन सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इंडिया तो OECD का मेंबर है नहीं, तो इंडिया नहीं बन सकता। इसका मेंबर 31 मेंबर टोटल हैं। इसके बारे में सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, बाकी करंट अफेयर में जो था वो भी मैंने बता दिया। अभी नवंबर 2021 में जो है इंडिया ने रिलीज़ किया था 5 मिलियन बैरल। अब भाई यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो है और ज़्यादा सप्लाई में दिक्कत आ रही है सैंक्शन की वजह से, तो ये और स्ट्रेटजिक रिजर्व्स जो है हमें मिल रहा है। स्ट्रेटजिक रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे हैं भारत में, बताइएगा, ठीक। अगला टॉपिक है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 डिफेंस सिक्योरिटी इशूज संबंधित है। देखिए मैंने आप लोग पहले बताया कि भारत में एक एक्विजिशन प्रोसीजर बनाया गया है, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, यानी कि आपका जो है रक्षा से संबंधित अधिग्रहण प्रक्रिया। अब इसमें कई सारे इक्विपमेंट होते हैं, जो है वेपन्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन सबको भारत खुद स्वदेशी रूप से बनाना चाहता है, ठीक। और फिर पहले अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगा, और हम जब ये चीज़ बना लेंगे तो आगे जाके जो है हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लोगों को जो है बाकी कंट्रीज़ को जो है बेच भी सकते हैं, उससे हमें फॉरेक्स मिलेगा, उससे हमारे संबंध अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसकी तरफ जो पहल है, जो उसकी तरफ जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें कई सारी लिस्ट निकाली जा रही हैं धीरे धीरे, ठीक। तो अभी मैंने आप लोगों को पहले ये पढ़ाए हैं ये लिस्ट, ठीक, कि जो है स्वदेशी लिस्ट यानी कि पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट निकाली जा रही है, अभी 3rd निकाली गई है। 101 आइटम है इसमें,
इससे पहले जो है आपका 21 अगस्त 2020 को पहली लिस्ट निकाली गई थी, उसमें भी 101 आइटम थे। सेकंड लिस्ट आपका जो है मई 2021 में निकाली गई थी, उसमें 108 आइटम थे और फिर से 101 आइटम है। अभी 7 अप्रैल को लिस्ट निकाली है, ये आपके जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने निकाला है। ठीक, और देखो इससे क्वेश्चन, देखो लिस्ट में नाम तो भले ही ना पूछे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे तेजस है, पिनाका मिसाइल है, ठीक, इस तरीके जो कुछ अलग से जो मिसाइल हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, उनसे संबंधित अलग से क्वेश्चन बना सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि ये जो इंडियनाइजेशन लिस्ट है तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, सैन्य मामलों के विभाग जो है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, वो इसको निकालता है। और हम अभी इस पर फोकस ये करेंगे कि 2022 दिसंबर से लेकर 2027 दिसंबर तक, अगले 5 सालों तक जो है इन सबको बनाएं और फिर बाद में हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें, बाकी कंट्रीज़ को बेच भी सकें। ठीक, अभी जो थर्ड लिस्ट है कुछ इंपॉर्टेंट नाम पढ़ लेते हैं। ठीक सर, याद करने की जरूरत नहीं है। पिनाका जैसे MLRS, ये इंपॉर्टेंट है। नू हो गया, नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हो गया, गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट हो गए, और माउंटेड RT गन्स हो गए। आर्टिलरी गन्स होती हैं 155 mm इंटू 52 कैलिबर की। तो ये सारी जो है इसमें थर्ड लिस्ट में है। डिपार्टमेंट पूछ सकता है, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, डिपार्टमेंट पूछ सकता है पिनाका क्या है, पिनाका मिसाइल जो है क्या है, कितनी रेंज है, ज़मीन से आसमान में मार करती है कि ज़मीन से ज़मीन मार करती है, और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। जैसे मैंने आप लोग पहले बताया भी, ये मोड 1 होता है, इसमें मोड 2 होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मोड 1 में जो है गवर्नमेंट को सहायता करती है, मोड 2 में सहायता तो नहीं करती, लेकिन प्रोक्योर करेगी प्राइवेट संस्थानों से, ये जो है इंश्योर करती है। तो कुछ चीज़ें जो है रिवाइज करते जाओगे तो याद रहेंगी, ये बात है। अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित, देखो यहाँ पर पाम ऑयल की बात करेंगे, ताड़ के जो है तेल की बात करेंगे, पाम ऑयल। अब इसमें देखो कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? इंडोनेशिया। पहले नंबर पे प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। दूसरे नंबर पे कौन है? मलेशिया। ठीक, ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल फैक्ट आपको नोट्स के तरीके से समझा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है भाई साहब? वो भी इंडोनेशिया है। सेकंड पे जो है आपका मलेशिया है। ठीक, सबसे ज़्यादा दुनिया में इंपोर्ट कौन करता है? इंपोर्ट करता है इंडिया। ठीक, और इंडिया सबसे ज़्यादा किस कंट्री से इंपोर्ट करता है? वो इंडोनेशिया नहीं है। अब 2021-22 के जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से मलेशिया हो गया। फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ, हो सकता है पूछ ले। प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन है? इंडोनेशिया। एक्सपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? इंडोनेशिया। इंपोर्टर सबसे बड़ा कौन है? इंडिया। ठीक, प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर दूसरे नंबर पर कौन है? मलेशिया। लेकिन मलेशिया पहले नंबर पर है। इंडिया जिनसे भी इंपोर्ट करता है बाकी कंट्री से, तो पहले नंबर पे कौन है? वो मलेशिया है। सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली इंडोनेशिया हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या है कि भाई साहब इंडोनेशिया प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है, सब कुछ है सबसे बड़ा, लेकिन भाई साहब इनके यहाँ खुद के यहाँ ही जो है पाम ऑयल बहुत महंगा हो गया है। ठीक, तो ये चीज़ भाई मतलब वैसे देखा जाए कि प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन सब ज़्यादातर एक्सपोर्ट ही कर दोगे तो भैया सप्लाई जो डोमेस्टिकली है वो तो कम हो जाएगी ना। समझ रहे हो? जैसे भारत में मान लो हमने चावल खूब अच्छा बनाते हैं, ठीक, और चावल जो पैदा करते हैं, जो हमारा पैडी पैदा होता है, तो फिर उससे हम सब कुछ अगर एक्सपोर्ट ही कर देंगे तो भारत में ही जो है किल्लत हो जाएगी। वैसे ही कुछ हुआ है यहाँ पर। तो क्या रीज़न है वो भी देखेंगे। फिलहाल देखो दुनिया ये क्या है, 21-22 में इसने 45 मिलियन टन जो है पाम ऑयल तैयार किया, जो कि दुनिया का 60% है। ठीक है ना, 7% है आपका टोटल आउटपुट का। मैंने बाकी आपको जो है बता दिए हैं। और यहाँ पे दाम बढ़ गए। दो पॉसिबल रीजंस जो हैं वो क्या क्या है। एक तो पहली बात ये है कि इन्होंने जो है सप्लाई डिसरप्शन हो गया इनके यहाँ। ठीक, ये मैन मेड भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। और इन अदर कुकिंग ऑयल है ना, मतलब सप्लाई का जो डिसरप्शन हुआ है। बाकी जो कुकिंग हुई, देखो पाम ऑयल एक ऑयल है जिससे कि खाना पकाया जाता है। बाकी कुछ कौन से ऑयल हैं आपके? सूरजमुखी वाला हो गया, सनफ्लावर और सोयाबीन वाला। अब सोयाबीन और जो सूरजमुखी के ऑयल हैं वो उनकी सप्लाई में बहुत ज़्यादा जो है किल्लत हो गई है। ठीक, सप्लाई आ ही नहीं रही है, तो पाम ऑयल पे भाई साहब जो है ज़्यादा डिमांड हो गई। ठीक है ना, तो ये इसकी वजह से जो है यहाँ पे महंगा हो गया है। और एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी एक रीज़न है। सेकंड फैक्टर क्या है कि भाई साहब पाम ऑयल से जो यहाँ की इंडोनेशिया की जो एक पॉलिसी है कि डीजल में 30% तक पाम ऑयल को ब्लेंड किया जाएगा, बायोफ्यूल बनाया जाएगा। ठीक, इंडिया की बायोफ्यूल की पॉलिसी है, वो पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है कि बायोफ्यूल ज़्यादा बना रहे हैं पाम ऑयल के द्वारा, और सप्लाई बाकियों की जो है ख़राब हो गई है, तो इसलिए भी यहाँ पर दाम बढ़ गए हैं।
ठीक। बायोफ्यूल पॉलिसी इंडिया की कब अभी आई थी, मैंने आप लोगों को बताया था 2020 में जो है, मैंने जो हमारे बैचेस थे उसमें मैंने बताया भी था कि इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आया था। बायोफ्यूल के अलग अलग फेजेस हैं, ठीक। बायोफ्यूल का कितनी ब्लेंडिंग है, क्या टारगेट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखना, डीजल में ब्लेंड कर रहा है इसको, डीजल में पाम ऑयल को, ठीक। दुनिया का जो है ये इंडिया वाला मैंने आप लोगों को बता दिया है। मलेशिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है इंडिया, ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, ठीक। अब आप लोग के पास आधार तो हो गई। जनरल स्टडीज पेपर 3, सॉरी जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित अगला टॉपिक है वो क्या है, आधार जो कार्ड आप लोग के पास है उसको बनाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। इसी तरीके से जो है हम एक कंट्री को जो है हेल्प करना चाह रहे हैं कि उनका भी आधार कार्ड बन सके। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, बताइए वो कौन सी कंट्री है, मैंने 2 बार इसको पढ़ाया है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसकी वर्किंग के ऊपर जो है CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट निकाली कि भाई साहब इनकी मतलब एक एनालिसिस करी कि क्या इनकी वर्किंग में कमियां हैं या फिर क्या है। तो उन्होंने बताया 3 कमियां हैं। एक तो भाई साहब डेटा मैचिंग नहीं हो पाती इनकी, ठीक है ना, जो डेटा का मिलान है वो बढ़िया नहीं है। ऑथेंटिफिकेशन में एरर है, मतलब आप गए अपने फिंगरप्रिंट, मतलब आप असली आदमी हो, ठीक, जिसकी फिंगरप्रिंट, तो वो उसमें ऑथेंटिफिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक। वो पहचान ही नहीं पाता, बायोमेट्रिक लगाते रहो फिंगर, वो ऑथेंटिफिकेशन नहीं कर पाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या है कि आपका शॉर्टफॉल इन आर्काइविंग, मतलब जो डेटा दुनिया का बहुत बड़ा मतलब एक ये डेटा निर्भर जो है एक आधार कार्ड का जो है पूरा सिस्टम है, लेकिन इनके बाद आर्काइविंग मतलब आर्काइव करने वाला सिस्टम है ही नहीं। तो ये CAG ने 3 जो है बड़े इसमें कंसर्न्स बताए हैं, ठीक। और कई बार ऐसा देखा गया है कि भाई साहब CAG ने कहा कि 10 साल के बाद भी आधार कार्ड धारकों के डेटा का उनके आधार नंबर से मिलान ही नहीं हो रहा है, ठीक। तो मतलब जो उनका डेटा है, मान लीजिए डेटा कौन कौन से लेते हैं, एक तो बायोमेट्रिक लेते हैं और दूसरा आइरिस स्कैन लेते हैं, ठीक है ना। बायोमेट्रिक में फिंगरप्रिंट लेते हैं और आइरिस स्कैन लेते हैं, तो वो डेटा उनके नंबर, ये जो डेटा है उनके आधार नंबर से मैच नहीं कर रहा 10 साल से। इसको स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कब मिला है, पहले स्टैट्यूटरी नहीं था ये, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ नहीं लाया गया था, 2016 में लॉ लाया गया है, तब ये स्टैट्यूटरी बना है। पहले ये जो है एग्जीक्यूटिव यानी कार्डनी ऑर्डर के द्वारा बनाया गया था। एक चीज़ बहुत जरूरी चीज़ है वो ध्यान रखना, आधार कार्ड जो है वो नागरिकता को नहीं बताता है, ठीक। जो भी निवासी है या फिर रेसिडेंट है, रेसिडेंट को मैंने परिभाषा आप लोग बताई है, कोई भी व्यक्ति भारत में 182 दिन या फिर 6 महीने रहता है तो वो रेसिडेंट कहलाता है। नागरिकता संबंध का प्रमाण नहीं है आधार कार्ड, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। UIDAI ने अभी 31 अक्टूबर 2021 तक 131-32 करोड़ तक जो है आधार कार्ड बांट दिए हैं, ठीक। डेटा मैच नहीं करता है और ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता है, साथ ही साथ आर्काइविंग पॉलिसी इनकी नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब जो कि एक दुनिया में मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है और इनके पास नहीं है। CAG ने कुछ मांगे हैं, ये मेंस में आ सकता है, प्रीलिम्स में भी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पढ़ा होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित अगला टॉपिक है, EPFO के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अभी जब बजट आया था 2021-22 में, मैंने बजट का वीडियो दे रखा है, आप लोग जरूर उसको सर्च कर लीजिएगा हमारे चैनल पे, कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस के, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, यूनियन बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने ये बताया था कि हम प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति जो 2.5 लाख रुपए प्रति साल से ज़्यादा जो है इसमें डिपॉजिट करते हैं भविष्य निधि में, तो उस डिपॉजिट मनी पर 2.5 लाख से ऊपर वाले मनी पे जो इनकम होगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 2.5 लाख के ऊपर जो है 50,000 और कर दिया यानी 3 लाख कर दिए तो 50,000 रुपये पर टैक्स लगेगा, नहीं। ध्यान से सुनिए, ध्यान, ये यही चीज़ें बस वो खेल जाता है एग्जाम में आपसे। टैक्स जो है इनकम पे लगेगा, न्यू प्रोविजन टू टैक्स इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो जो भी कंट्रीब्यूशन आपने करोगे 2.5 लाख के ऊपर, उस पर जो इनकम होगी वो इनकम आपकी पूरी इनकम में जोड़कर जो भी टैक्स ब्रैकेट में आप आओगे उसके अनुसार आपके ऊपर टैक्स लगेगा। वैसे यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर पैन से आपने अपना जो है लिंक नहीं किया है प्रोविडेंट फंड का जो है EPFO कार्ड, तो आपको 20% लगेगा, ठीक है ना, जो भी इनकम है उसमें 20%। अगर आपने लिंक कर रखा है तो 10% लगेगा, ठीक। तो पैन से भी जोड़ रहे हैं ताकि अच्छा है जो है एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ब्लैक मनी ये सब कम होगा, ठीक। अच्छा EPFO हाँ इसको चलाता है, वो तो आपको पता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है फॉर्मल सेक्टर में, ऐसी जगह जहां पर जो भी कर्मचारी हैं जिनकी जो है सैलरी मंथली
15,000 रुपये तक है, मतलब उससे कम है या फिर उतनी की है, और वो फर्म में 20 या उससे ज़्यादा जो है एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वो लोग जो उन लोग को जो है मैंडेटरी है कि वो ईपीएफ अकाउंट खोलें, उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहें। 2.5 लाख के ऊपर करोगे तो इनकम पे टैक्स लगेगा, और अगर और इसका भाई भविष्य निधि है तो रिटायरमेंट पे आपको जो है इनकम मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। 2.5 लाख जो उन्होंने लिमिट, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि 2.5 लाख की जो हमने लिमिट करी, इसमें ईपीएफ के जो मेंबर्स हैं वो 93% तक जो है कवर हो जाएंगे, मतलब कि सिर्फ 7% ऐसे हैं जो 2.5 लाख से ऊपर जो है इसमें जमा करते हैं। तो एक तरीके से मेरी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हम जो बाकी जो 93% लोग के लिए तो टैक्स फ्री रहेगा, लेकिन जो सुपर रिच हैं और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं वो लोग इसमें पैसा डाल के और इसकी मतलब टैक्स फ्री इनकम जो है कमाते हैं, उनको जो है टैक्स लगाने का यहाँ पर जो है जुगाड़ इंतजाम किया गया है, जुगाड़ तो नहीं है। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। अभी इसके बारे में सीबीडीटी जो प्रत्यक्ष कर के जो सेंट्रल बोर्ड है उसने एक रूल निकाले थे कि टैक्सेबल इनकम कैसे होगी पीएफ कंट्रीब्यूशन की अगर एक्सीड करते हो लिमिट्स को। ठीक, जो फाइनेंशियल ईयर है 2021-22 से उससे। ठीक, ईपीएफओ ने भी जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी सर्कुलर निकाला है अभी अप्रैल 2022 में कि क्या किस तरीके से जो है परिचालन में विवरण जो होगा टैक्स कैसे लगाया जाएगा। ईपीएफओ ने कहा है कि हम नॉन टैक्सेबल अकाउंट जो है जिसमें कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख रुपए तक का है उसको मेंटेन करेंगे, और टैक्सेबल अकाउंट जो है फॉर मेंबर्स वो कंट्रीब्यूट ओवर द थ्रेशोल्ड, मतलब इसके ऊपर जो करेगा उसके ऊपर लगाया जाएगा। पैन से लिंक नहीं तो 20% लगेगा आपके ऊपर टैक्स। ठीक, ईपी मतलब जो भी कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा कर रहे हो आप 2.5 लाख के ऊपर, और अगर लिंक्ड है तो 10% लगेगा। ठीक, काफ़ी बारीकियों से मैं आपको जो है इससे अवगत कराया था ताकि कुछ भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए गलत नहीं हो सकता। अगर आपने सुना है, पीडीएफ से पढ़ा है, रिवाइज किया है, गलत नहीं होगा। ठीक, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा रखिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकल गवर्नेंस संबंधित अगला जो टॉपिक है वो है कि बजट सेशन अभी एंड हो गया है। पार्लियामेंट के कई सारे सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं नॉर्मली पूरे साल में। एक बजट सेशन होता है, फिर आपका जो है मानसून सेशन होता है, फिर विंटर सेशन होता है, सबसे लंबा बजट सेशन होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, और जो संसद हमारी संविधान में जो एक प्रावधान दे रखा है कि 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग्स में संसद की। तो मतलब 6 महीने के अंतराल के अंतर्गत ही जो है हमारी पार्लियामेंट की मीटिंग होनी चाहिए, सेशन होना चाहिए। तो साल में तो हम 3 कर रहे हैं और साल में 12 महीने होते हैं, तो दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, बजट सेशन में यहाँ पे अभी हो गया। प्रोडक्टिविटी जो है, प्रभावशाली उत्पादकता संख्या इस बार देखा गया है। जो भी लॉ है इंपॉर्टेंट लोकसभा से पास हुए हैं, राज्यसभा से पास हुए हैं, सब मैंने आप लोग को यहाँ करंट अफेयर पढ़ाए हैं। जैसे कि 13 बिल जो है लोकसभा में पास हुए, जैसे कि फाइनेंस बिल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर एंटिफिकेशन बिल मैंने आप लोग पढ़ाया। ठीक, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तीनों को मिला रहे हैं। ठीक, तीनों को मिला रहे हैं। ठीक है ना, कौन सा नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट है कि नहीं है बताइए, और या फिर वेस्ट है कि नहीं है ये बताइए। और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी पढ़ाया हुआ है। राज्यसभा ने 11 बिल पास किए। ठीक, टोटल प्रोडक्टिविटी जो है 8 सेशन जो हुए 17वीं लोकसभा में वो उसकी 129% रही है, और 17वीं लोकसभा की बात हो रही है, यानी कि 2019 से जो चलता आ रहा है अभी तक। और राज्यसभा में भी जो है 99.8%, तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता रही है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 सोशल इशू संबंधित मिशन वत्सल स्कीम। ठीक, नाम कुछ भी हो, कठिन हो, ना समझ में आ रहा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं। वत्सल मतलब यह है चाइल्ड की प्रोटेक्शन सर्विसेज को रीनेम कर दिया गया है। जो बच्चे हैं उनकी जो संरक्षण की सर्विसेज हम लोग देते हैं, बच्चों के कल्याण से संबंधित जो सर्विसेज देते हैं, उसी को रीनेम करके, रीब्रांड करके वत्सल स्कीम रख दिया गया है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? मंत्रालय होगा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक, इतना याद रहेगा। तो अभी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम साझेदारी करेंगे प्राइवेट सेक्टर और वॉलंटियर ग्रुप से, जैसे कि एनजीओ हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, ठीक है ना, और आपका एनएसएस जो है वॉलंटियर होते हैं, भारत स्काउट होते हैं, नेहरू युवा केंद्र होते हैं, इन सब के साथ हम साझेदारी करेंगे ताकि जो वल्नरेबल चिल्ड्रन हैं, जो कि अबेंडेंड है, मिसिंग है, उन सबको जो है प्रोटेक्शन दे सकें। अब मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक, और इसके लिए अभी एक मसौदा भी जो है गाइडलाइन का निकाला है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और उसको जो है 18 अप्रैल तक आप लोग इस पर कुछ सजेशंस दे भी सकते हैं।
ठीक, रीनेमिंग है चाइल्ड प्रोटेक्शन इसकी सर्विसेज से मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें किसके इसके साथ साझा करने वाला, सिविल सोसाइटी, पीपल ग्रुप हो गए, ठीक, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, भारत स्काउट, ये सब मैंने पहले ही बता दिया। और ये अलाउ करेगा वॉलंटियर को। अब देखो इनके साथ में साझेदारी करना चाहता तो उनको कुछ आसान फैसिलिटेशन, सुविधाजनक भी तो बनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया है कि कोई भी मान लीजिए ये एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो पोर्टल एक बना दिया इन्होंने। उस पे जाइए, अपनी डिटेल्स डालिए, फिर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो आपको फिर उन आपसे बात करेंगी, और जो भी संरक्षण या फिर जो प्रोटेक्शन ये जिस तरीके से आप देना चाहते हैं, फिर सरकार जैसे बताएगी वैसा जो है आप वहाँ पर मदद करेंगे। तो पोर्टल भी इसके लिए उन्होंने यहाँ पर लगा दिया। अब इसमें देखो दो तरीके से होगा, एक संस्थागत तरीके से होगा, एक गैर संस्थागत तरीके से होगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ये वत्सल वाला, इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक इंस्टीट्यूशनल सर्विस है जिसमें कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं वो काम करते हैं, और दूसरा है फैमिली बेस्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल जो गैर संस्थागत केयर है, जैसे कि फॉस्टर केयर, अडॉप्शन, ठीक है ना। मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, ठीक है, या फिर मिसिंग है, अबेंडेंट था, उसको जो है अडॉप्ट करा दिया आपने किसी को, तो फैमिली बेस्ड उसकी एक केयर तो हो रही है ना, प्रोटेक्शन तो हो रहा है ना मेरे भाई। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, वो भी इसी वत्सल प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। संस्थागत भी है, गैर संस्थागत भी है। और इसमें जो है आफ्टर केयर प्रोग्राम भी है फॉर चिल्ड्रन एट सीसीआई। सीसीआई क्या है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन। वंस दे टर्न 18 साल के हो जाते हैं उसके बाद आफ्टर केयर प्रोग्राम भी है। इमरजेंसी आउटरीच सर्विसेज भी हैं। 1098 नंबर है इसका। चिल्ड्रन नेशनल हेल्पलाइन है चिल्ड्रन की, किस क्या है ना, 1098। ह्यूमन हेल्पलाइन बताइए क्या है नेशनल लेवल की, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। ठीक, बाकी स्कीम है, मंत्रालय आप लोग पहले ही बता दिया गया। मिशन वत्सल इसका नाम है, और ये सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट दे रखी हैं यहाँ पर। ठीक, अगला टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी ये पढ़ाया हुआ है, यूएनएचआरसी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि मानव अधिकार परिषद। ठीक, ये जो है इसमें 47 मेंबर होते हैं। यूएनजीए के द्वारा ये 47 मेंबर 5 रीजन्स से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एक चीज़ बिल्कुल रटवा दूंगा आपको, दिमाग में बैठा दूंगा हर खांचे में। ठीक, तो देखो 47 मेंबर होते हैं। यूएनजीए सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है इलेक्ट करता है। ठीक, मतलब वोटिंग होती है, और उसमें 5 रीजन से जो है 47 मेंबर चुने जाते हैं। रशिया भी अभी चुना गया था, ठीक है ना, 2021 1 जनवरी से। लेकिन अभी जो है एक वोटिंग हुई यूएनजीए में, जिसमें ये कहा गया कि रशिया को हम सस्पेंड करते हैं, निकालते हैं, क्योंकि भाई साहब इतने ज़्यादा मानव अधिकार का उल्लंघन करा गया है। अभी हम लोग ने वॉर क्राइम इन ब्यूचा वाला हम लोग ने जो है टॉपिक भी पढ़ा था करंट अफेयर में, तो इसलिए हम उनको हटा रहे हैं। इस पर वोटिंग हुई, वोटिंग में भाई साहब इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, यानी कि ना हाँ कहा ना कहा। ठीक ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ है। 93 लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल निकाल दो रशिया को, 24 लोगों ने कहा कि नहीं निकालो, 58 लोगों ने कहा हमें पता ही नहीं क्या करना है। तो उसमें से इंडिया भी था, कि मतलब एक तरीके से इंडिया ने सपोर्ट ही कर दिया आपका रशिया को। ठीक, तो यहाँ से ह्यूमन राइट्स काउंसिल से संबंधित कुछ और भी जो है जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल, मानव अधिकार जो है परिषद, ये यूनाइटेड नेशन का है, ठीक है ना। जैसे इंडियन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मैंने बताया यूनाइटेड नेशन की संस्था नहीं है, और ये संवर्धन और जो है संरक्षण करता है मानव अधिकार का दुनिया में। पहले इसका नाम तो क्या था, यूएनसीएचआर था, कमीशन ऑन ह्यूमन राइट, फिर उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ तो उसको हटा दिया गया है। अभी 15 मार्च 2006 से जो है यूएनएचआरसी हो गया है। ठीक, यूएनएचआरसी हो गया। एक और होता है उसका मिलता जुलता नाम है आपका रिफ्यूजी संबंधित, यूएन का ही है, रिफ्यूजी संबंधित, उसको देख लेना, वो अलग है। और ये इसका पहला सेशन जो था यूएनएचआरसी का वो हुआ था आपका 19 से 30 जून 2006 में। इसका जो ऑफिस है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 47 मेंबर होते हैं। मेजॉरिटी वोट जो होता है डायरेक्ट और सीक्रेट बैलेट में यूएनजीए उसके द्वारा जो है ये इलेक्शन निर्वाचन होता है। मेंबर जो है काउंसिल का ये इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो है समान जो है भौगोलिक वितरण किया जाता है। ठीक, इस तरीके का, जैसे कि आपको देखो 5 रीजन कौन कौन से हैं, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक, इनकी 13 सीट्स हैं। ठीक, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स 8 सीट हैं। आपकी वेस्टर्न यूरोपियन अदर स्टेट्स 7 सीटें हैं आपका। ठीक, अफ्रीका और एशियन ये 2 हो गए, 1 2, आपका लैटिन अमेरिका
कैरेबियन स्टेट्स 3 हो गया, 4th हो गया वेस्टर्न यूरोपियन, और 5th हो गया ईस्टर्न यूरोपियन। इनकी 6 सीटें हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और इसमें जो है मेंबर जो भी होते हैं इसमें, वो 3 साल का उनका टर्म होता है। जैसे रशिया 1 जनवरी 2021 से हुआ था, तो 3 साल का था इनका टर्म। और कोई भी मेंबर इमीडिएट री इलेक्शन नहीं कर सकता 2 लगातार टर्म के बाद, यानी कि 3+3 6 साल लगातार। अगर किसी मतलब 3-3 साल के इसने किसी ने टर्म किया, तो वो फिर तीसरे टर्म नहीं कर सकता लगातार, इमीडिएट नहीं हो सकता, उसके बाद एक टर्म के बाद हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक, और इसमें 5 पर्सन का ब्यूरो भी होता है, 1 प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो मतलब क्या 5 ब्यूरो पर्सन हो गए, तो क्या हो गया 5 रीजन से हो गए भाई साहब। ठीक है ना। और ये जो है हर साल जो है ये एनुअली चेंज होता रहता है। ठीक है ना, एक साल एक रहेगा, फिर 2 साल रहेगा, तो 5 रीजन का मतलब अध्यक्ष भी हो गया और 5 साल अलग अलग भी हो गया। ठीक, रशिया और जो UNHRC है, ये आपको मतलब इन्होंने उल्लंघन किया है मानव अधिकारों का। और कोई भी मतलब काउंसिल का मेंबर बनता है, तो जो उसने उसको अडॉप्ट करना पड़ता है एक रेजोल्यूशन 60/251, जिसमें कहा जाता है कि हाँ हम लोग मानव अधिकार को सम्मान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो भाई साहब रशिया ने भी जब ज्वाइन किया था, तो उसने भी ये सब बातें करी थी, लेकिन बातें करना और कर्म करने में फ़र्क होता है। तो उन्होंने अभी जो यूक्रेन में कर्म किए हैं, उसकी वजह से इनकी निंदा हुई, कड़ी निंदा हुई, और जो है इस पर वोटिंग हुई, तो उनको यहाँ से काउंसिल से सस्पेंड कर दिया गया है। तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कंप्लीट जो है ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करना चाहते हैं, जितना जरूरी है उतना पढ़ना चाहते हैं, और पर्सनल गाइडेंस और काउंसलिंग लेना चाहते हैं, स्टडी प्लान चाहते हैं, डेली का टेस्ट सीरीज चाहते हैं, 1 स्टॉप डेस्टिनेशन चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिशन प्रयागराज UPPSC का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, UPSC के लिए भी हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। कोई डाउट है तो आप लोग इस नंबर पर 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा दिया करिए, इससे जो मेरी मेहनत है उसमें मुझे और अच्छा कंटेंट और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और बेहतर चीज़ें करता रहूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।